नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। आशा करता हूं कि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ, सुरक्षित और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो HB-TET LT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि हम इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, तो चले वीडियो को आरंभ करते हैं। तो वीडियो को मैं आरंभ करूं, एक बार सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको समय समय पर देखने को मिलती रहें। तो चलें बात करते हैं HB-TET LT हिंदी की। तो दोस्तों देखें, सर्वप्रथम किसी भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं उसके लिए हमें पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है, उससे संबंधित मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। हमारे YouTube चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो पहले ये जरूर देख ले कि पाठ्यक्रम क्या होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आपका जो दूसरा चरण है कि रणनीति बनाना, किस प्रकार से हम इस परीक्षा की तैयारी करें। तो देखें, रणनीति में आपको क्या चाहिए। देखिए, पहले की जो जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं कि जो आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस और EVS से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी भाषा के जो स्नातक स्तर के आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कुल अंक जो आपका 150 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, और कैसे जो विषयों से संबंधित, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विषय कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो वो देखकर फिर इस वीडियो को देखें अच्छे से, तब आपको एक जो हम कहते हैं ना, एक चरण से किसी कार्य को करना चाहिए, तो वो सिस्टमैटिकल वे से या चरण से हम वो कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा चरण है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए देखो, आपको क्या करना है। पहले तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझें। ठीक है, तो परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से विषय हैं, वो आपको पाठ्यक्रम में ये समझना होता है। ठीक है, तो उसको आप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय हैं आपके, उन विषयों को आपको चिन्हित करना है। अर्थात जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे ना, तो पाठ्यक्रम आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, उस पाठ्यक्रम को प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, उस प्रिंट आउट से आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कि जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण तो देखो पाठ्यक्रम में है तो सारे के सारे विषय महत्वपूर्ण है, किसी विषय को हम छोड़ेंगे नहीं, परंतु उसमें हमें अंकित क्या करना है। आप क्या करेंगे कि जो पाठ्यक्रम के विषय हैं उनको दो श्रेणियों में विभक्ति कर लें उसकी। ठीक है, एक में आपको क्या करना है, जो विषय सरल हैं, जो विषय कठिन है। सरल और कठिन मतलब जो विषय आप पहले पढ़ चुके हैं या आपको लगता है इन विषयों से संबंधित हमारी तैयारी अच्छी है, उनको अलग छांट लेंगे। और जहां पर आपको लगता है कि हमारी और परिश्रम करने की आवश्यकता है, थोड़ा हमें समय लगेगा, ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन विषयों को आप अलग छांट लेंगे। ठीक है, तो पहले आप कार्य करेंगे जिन विषयों को आपने छुआ नहीं है या जिन विषयों से संबंधित आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन विषयों को पढ़ना आप आरंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिन विषयों को आप पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आपके दिमाग में विचार हैं, उनसे संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये है कि लिख पाएंगे या उसका उत्तर दे पाएंगे। परंतु जिन विषयों को नहीं बिल्कुल भी पढ़ा है तो वहां पर कठिनाई आ सकती है, तो वहां पर आपके अंक जा सकते हैं। इसलिए हमारा यहां पर कार्य होगा कि पहले जिन विषयों को हमने नहीं पढ़ा है उनको चिन्हित कर कर उन पर अभ्यास करना आरंभ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अगला जो हमारा चरण होता है वो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखें। ठीक है, जो पिछले वर्षों के जो हमारे पास प्रश्न पत्र हैं उनको देखना है। ठीक है, दूसरा चरण, पहले विषय हो गए अलग अलग कर लिए, पाठ्यक्रम हो गया, विषय देख लिए। अब आपको क्या करना है, जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं जो भी आपको नेट पर मिल रहे हैं उनको डाउनलोड करें और उनको अच्छे से देखें कि कहां कहां से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर प्रश्न, वैसे तो प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, परंतु कई बार ऐसा विषय होता है जहां से आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन पर आपने क्या करना है, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
आपको परीक्षा के स्तर और उसके प्रकार को समझने में सहायता मिलेगी अगर आप प्रश्न पत्र देखते हैं कि किस स्तर के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद समय प्रबंध और कठिनाई स्तर का अनुभव मिलेगा आपको कि अच्छा कितने कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमें इन प्रश्नों को करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है, उनको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, उनको सॉल्व करके देखें कि कितना समय आपको लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास कार्य क्या होगा, समय सीमा के साथ अध्ययन योजना। ठीक है, स्टडी आप जो प्लान बोलेंगे या अध्ययन योजना आपको बनानी है। अध्ययन योजना में क्या होगा कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाठ्यक्रम को जब हम डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, देखो पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को जब हमने डाउनलोड कर लिया तो हमने उसमें क्या किया, एक स्टडी प्लान बना लिया। अब देखो कि हमारे पास इतने विषय मुझे लग रहा है, ठीक है, कि मेरे लिए कठिन विषय हैं। ठीक है, तो अब उन कठिन विषयों को मैं कितने दिनों में समाप्त करूं, उन विषयों को पढ़ने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, तो वो समय प्रबंध करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि टाइम टेबल आपको बनाना है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना है, स्टडी प्लान बनाना है, प्रतिदिन के लिए अध्ययन का एक निश्चित समय निर्धारण करना है। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी होते हैं कि जब मन करता है तब पढ़ने बैठ जाते हैं, नहीं, निश्चित समय पर। ठीक है, जब आप किसी चीज को एक निश्चित समय, अभ्यास जब हम करते हैं ना, तो एक निश्चित समय पर हमें अभ्यास करना चाहिए। उसका भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक कारण है कि किसी समय को हम प्रतिदिन एक समय पर ही करते हैं। ठीक है, तो वो जो उस चीज को याद करने के लिए हाँ बहुत प्रभावशाली ये तरीका है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये करना है कि जो भी आपने जैसे मान लीजिए कि हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, एलटी की, तो इसमें जनरल ईवीएस वगैरह भी आएगी, जो आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी आएंगे, परंतु जो आप हिंदी के लिए समय निश्चित करेंगे, क्योंकि 120 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो समय भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप समय जैसे मान लीजिए निर्धारण कर लिया कि मैं रात को 9 से 12 पढ़ूंगा, है ना, अपना डिनर कर लिया। डिनर जो आपने रात का भोजन किया, रात्रि भोज, वो जल्दी जल्दी कर ले, कहते हैं रात्रि भोज हमेशा जल्दी कर लेना चाहिए। तो आप प्रयास करें 7-8 बजे अपना भोजन कर लिया, 8 बजे तक, उसके बाद एक आधा घंटा आप घूमे आराम से, उसके बाद 9 बजे आप अपना पढ़ने बैठ जाएंगे, 9 से 12 पढ़ेंगे। ठीक है, 9 से 11 पढ़ेंगे। अगर दिन में आप पढ़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि 9 से 11, 9 से 12 पढ़ें, क्योंकि उस समय शांति बहुत होती है। या फिर सुबह का टाइम निश्चित कर लें, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक एक समय, 4 से 6 एक रात को, और एक बीच में दोपहर को दे लिया समय। अगर आप कोई कार्य कहीं पर नौकरी नहीं कर रहे हैं या आप कहीं पर भी व्यस्त नहीं है दिन में, तो एक दिन में समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आप कोई जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, साथ साथ कई विद्यार्थी ऐसे होंगे, तो उनके लिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह 4 बजे से बैठ गए। ठीक है, 4 बजे बिल्कुल पढ़ने बैठ गए, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़े, और रात्रि 9 से 12 तक पढ़े, तो उस समय हम हिंदी ही पढ़ेंगे। तो ये निर्धारण कर लेना, ये स्टडी प्लान हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय कठिन है, ये आप अपने देख लेंगे कि कौन सा विषय आपको कितना कठिन लग रहा है, कितना समय आपको लग रहा है, वो चीज आप उसमें देख लेंगे। अपने अनुसार आपको एक स्टडी प्लान निर्धारित करना है, निश्चित समय करना है। उसके बाद कठिन और महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक समय दें। ठीक है, कठिन और महत्वपूर्ण विषय, जब आपने श्रेणियों में विभक्ति की ना, एक तरफ सरल विषय हो गए, एक तरफ कठिन विषय हो गए। अब उसमें से देखेंगे कि सरल विषयों में से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं। महत्वपूर्ण सभी विषय हैं, परंतु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, जहां पर आपको बार बार जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह से जो कठिन श्रेणी हमने जो रखी है, तो कठिन श्रेणी में से कौन से ऐसे विषय हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको अंकित कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। पहले हम उन पर कार्य करेंगे, उनको हमें समय देना। कठिन विषय के लिए ज्यादा समय देंगे, और जो सरल विषय आपने पहले पढ़े हैं तो उनको थोड़े समय में हम रिवाइज कर लेंगे या उन पर अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कार्य आपने करना है, यही स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान कैसे बनाना है मैं सिर्फ उदाहरण दे सकता हूं, कार्य आपने करना है। ठीक है, समय आपने निर्धारण करना है कि मुझे किस विषय को, क्योंकि देखिए सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है, सबकी अध्ययन गति अलग अलग होती है। अधिगम गति जिसको बोला जाता है ना, कि लर्निंग
पेस जो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई जल्दी किसी चीज को लर्न कर लेता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। कोई विद्यार्थी होता है 2-3 बार चीज को पढ़ेगा तब उसको अच्छे से याद होगा, कोई एक बार पढ़ने से ही याद कर लेता। तो वो आप देख लेंगे कि आपकी अधिगम गति कितनी है, ठीक है, कितना आप किसी चीज को सीखने में कितना समय लग रहा है, तो उस अनुसार अपना स्टडी प्लान बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई का लक्ष्य रखें। देखिए 6 से 8 घंटे है ना, कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना है सिर्फ हिंदी को, अलग विषयों को अलग, ठीक है, उसको अलग समय दें। देखें कि आपको पता है ये प्रतियोगी परीक्षा है, तो प्रतियोगी परीक्षा में स्तर कितना भी कठिन हो सकता है, ठीक है, और कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस अनुसार हमारी जो तैयारी है तो वो भी अच्छे से होनी चाहिए। तो 6 से 8 घंटे आपको कम से कम पढ़ना है। अब मैंने बताया 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 सुबह पढ़ रहे हैं आप, और रात को 9 से 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये समय। और दिन में अगर आपको दिन में समय लग रहा है तो दिन में भी पढ़ें, ठीक है। तो ये ऐसे आपको 6 से 8 घंटे तैयारी करनी है। और 6 से 8 घंटे का मतलब 6 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं। बीच में फोन का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। फोन को स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दें, दूसरे रूम में रख दें, कि उस तरफ ध्यान ना जाए, किसी की कॉल नहीं सुननी, किसी को बस कुछ नहीं। उस समय सिर्फ आपका ध्यान अपनी पुस्तक की ओर, अपनी किताबों की ओर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद अभ्यास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभ्यास। कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात कर सिल पर पड़त निशान ना। तो अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए नियमित रूप से क्या अभ्यास करना है, मॉक टेस्ट के। हमें मॉक टेस्ट, पहले विषय को पढ़ा, उस विषय से संबंधित प्रश्न निकाल लिए, जो विषय आपने पढ़ा उस विषय से संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। जो विषय आपको सरल या कठिन, जो विषय आपने पढ़ा ना, आप मान लीजिए कि आपने 3 घंटे पढ़ाई की, तो 1 घंटा क्या करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न इंटरनेट से निकालेंगे। या मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट, मान लीजिए आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास में से हमने पढ़ा भक्ति काल पढ़ा, भक्ति काल में हमने राम आश्रय काव्य धारा पढ़ी, ठीक है, या फिर राम भक्ति काव्य धारा पढ़ी, राम भक्ति काव्य धारा भी कहा जाता ना, तो या कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ी। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रश्न नेट से निकालें और उनको सॉल्व करें, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप वहां पे सॉल्व जरूर करना है, जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित अभ्यास अवश्य करना है आपको। ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया और पता भी नहीं लग रहा फिर क्या है। हाँ, या तो आपने पढ़ लिया, अगर मॉक टेस्ट तो करने ही करने हैं। अगर आपने पढ़ लिया है उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखे, क्या क्या पढ़ा आपने उसको हाथ से लिखे, कि मैंने आज ये पढ़ा, भक्ति काल में ये पढ़ा, इस कवि के बारे में पढ़ा, इस कवि का जन्म इस तारीख को हुआ। साथ साथ आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, ठीक है, कि मैंने राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास जी को पढ़ा, तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय ये, ठीक है, भक्ति काल का समय सीमा ये, ठीक है, राम काव्य धारा के प्रमुख कवि ये रहे, ठीक है, तुलसीदास जी पढ़े मैंने, तो तुलसीदास जी का जीवन शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है, कि ये उनका जीवन है ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो रचनाएं कब उन्होंने लिखी, ये चीजें आप लिख के देखेंगे, ठीक है, और वो आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। इसी तरह से आप उन नोट्स को बाद में भी पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का। उसके बाद मॉक टेस्ट आपने करने हैं। मॉक टेस्ट चाहे 2 दिन के बाद, कि मैंने 2 दिन जितना पढ़ा उसका 1 दिन मैं मॉक टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से अभ्यास करना है। उसके बाद आ गया समय के भीतर उत्तर देने का अभ्यास करें। तो जो आप मॉक टेस्ट करेंगे, तो मॉक टेस्ट में आपको जैसे समय सीमा दी गई है परीक्षा के लिए, ठीक है, तो उसी समय सीमा, अब देखो उतना मॉक टेस्ट तो आप नहीं करेंगे, या तो हफ्ते बाद मॉक टेस्ट देंगे, जैसे भी जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये देखना है कि वो मॉक टेस्ट नहीं है, फाइनल पेपर है मेरा, ये सोच के कि ये ही जो मुझे ये वाला मॉक टेस्ट है, ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, यही समझ लीजिए मैं परीक्षा दे रहा हूं, और परीक्षा उसको मैं सॉल्व करना, मुझे उतने समय में, निर्धारण समय सीमा में उसको मुझे हल करना है, ठीक है। तो निर्धारित समय सीमा में उसको हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, इससे आपका अभ्यास होगा। कल को आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपका वो अभ्यास बना रहेगा और आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद गलत उत्तरों का विश्लेषण करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। जो उत्तर आपके गलत हो गए उनको फिर से एक साइड लिख लें और फिर उन पर अभ्यास करें दोबारा से, और फिर उन उत्तर
फिर उन जो प्रश्न गलत हुए हैं उनके उत्तर फिर से देखेंगे, फिर उनका अभ्यास करेंगे कि दोबारा फिर गलत ना हो पाए। ठीक है, जब तक पूर्ण रूप से उत्तर सही नहीं हो जाते उन प्रश्नों के, तब तक आपको ये अभ्यास करते ही रहना है। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी किताबें और सामग्री का अध्ययन करना। अच्छी किताबें, बहुत सारी किताबें अच्छी होती है, किताब कभी कोई बुरी नहीं होती है ना, परंतु अच्छी किताब का अर्थ जो आपके विषय से संबंधित किताबें हैं। और ये जो चीज है विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा कठिन रहती है, विद्यार्थी बड़े भ्रमित रहते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। किताब कोई भी पढ़ेंगे ज्ञान तो आपको मिलेगा, परंतु वो ज्ञान क्या आपके लक्ष्य के लिए, जो जिस लक्ष्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं, क्या उस उद्देश्य से संबंधित ज्ञान है, वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी पुस्तकें जो आपके विषय से संबंधित हो, आपकी जो परीक्षा से संबंधित पुस्तकें हो, वो आपके पास होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं, तो चिंता मत कीजिए, सिविल स्टेप आपकी यहां पर भी सहायता करेगा, मैं यहां पर भी आपकी सहायता करूंगा। एक और अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छी अच्छी पुस्तकें जो आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी, वो पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वीडियो, और जल्द ही वो वीडियो मैं आपको बना के वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए और वो किताबें खरीद के वहां से आप अभ्यास करना आरंभ करेंगे तो 100% अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप उस परीक्षा में जरूर पास हो जाएंगे, जो आपकी परीक्षा उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और वो किताबें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि वो सिर्फ इस परीक्षा के लिए नहीं, कोई भी हिंदी की परीक्षा हो तो वो किताबें आपकी बहुत ही ज्यादा आपको सहायक रहेंगी आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलें उसके बाद क्या है, प्रमाणित किताबें और नोट्स का उपयोग करें। प्रमाणित किताबें कौन सी होती हैं, कोई जो मतलब कि ऐसी किताबें जो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उन किताबों को पढ़ा है और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन विद्यार्थियों के द्वारा बताई गई किताबें, या ऐसे जो शिक्षक हैं जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, किताबों का अध्ययन करते रहते हैं कि ठीक है कि ये किताब कैसी है, वो किताब कैसी है, तो हमें भी थोड़ा बहुत ये अनुभव हो चुका है कि ये किताब अच्छी है, तो वो किताबें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रमाणित किताबें हमने पढ़नी है कि जहां से ज्यादातर प्रश्न आते हैं। ठीक है, वो चीज। उसके बाद ऑनलाइन संसाधनों और वीडियो लेक्चर्स का भी उपयोग करें, है ना। तो ऑनलाइन जो आपको यूट्यूब पे ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे संबंधित क्लासेस, जैसे मान लीजिए आप आदिकाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आदिकाल पढ़ना है आपने, आदिकाल मान लीजिए मैंने अभी पढ़ना शुरू करना, उससे पहले आदिकाल से संबंधित वीडियोस देख लें, ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आदिकाल से संबंधित वीडियोस को देख लें। ठीक है, आपको ये ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज हम वीडियो के माध्यम से सीखते हैं वो जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाती है और लंबे समय तक वो चीज हमें याद रहती है। ठीक है, तो पहले हम उसको कहानी के तौर पर समझ लेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, कोई आदिकाल के बारे में पढ़ा रहे हैं, एक दो टीचर्स जो अच्छे अच्छे अध्यापक यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, उनकी एक दो वीडियोस आप देख लेंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ये आदिकाल है, आदिकाल की प्रवृत्तियां ये हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आदिकाल को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी भी सहायता लें। उसके बाद यदि संभव हो तो कोचिंग सामग्री का सहारा लें, कोचिंग सामग्री का सहारा लें। ठीक है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हमने भी नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पीजीटी के मिल जाते हैं, एलटी के नोट्स मिल जाते हैं, तो ये आप नोट्स ले सकते हैं, या जो भी आपको जहां से भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो नोट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स भी अच्छे होते हैं। नोट्स भी आपके पास होने चाहिए खुद, या तो जो मैं आपको बुक्स बताऊंगा उन बुक्स से अपने आप नोट्स तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छा। जब हम खुद अपने नोट्स तैयार करते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण रहते हैं, क्योंकि हमने खुद स्टडी करके उन नोट्स को लिखा है, कहीं वहां से मटेरियल उठाया, वहां से मटेरियल उठा के अच्छी अच्छी चीजों को हमने एक स्थान पर नोट डाउन किया है, तो वो चीजें खुद हाथ से बनाए हुए नोट्स तो बहुत ही प्रभावपूर्ण रहते हैं। अगर खुद बनाएंगे
ठीक है। कहीं भी अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी ले रहे हैं और आपके पास बुक्स भी हैं, तो इंस्टीट्यूट के नोट्स और बुक्स उनसे भी उनको भी मिश्रित कर कर उनका भी सारांश अपने लिए अपने हिसाब से तैयार करें, अपने अलग से नोट्स बनाएं। अपने नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, किसी के नोट्स नहीं पढ़ने, नोट्स को अपनी भाषा में अपने अनुसार अपने हाथ से लिखें, तो वो चीज आपको भूलेगी नहीं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्वयं का मूल्यांकन करें। सबसे बड़ी चीज अपना मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, ठीक है। स्वयं मूल्यांकन में क्या हमें करना है, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपनी प्रगति की, मैंने मान लीजिए आदिकाल से संबंधित पहला मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे इतने प्रश्न गलत हुए थे। उसी आदिकाल से संबंधित फिर मैंने दूसरा मॉक दिया, उसमें मेरे कितने मतलब अब संख्या बढ़ी। अब मेरे क्या जो प्रश्न पिछली बार गलत हुए थे, अब वो सही हुए कि नहीं हुए। जो नहीं सही हो पा रहे हैं तो उनका मूल्यांकन खुद आपको करना है, क्योंकि इवैल्यूएशन भी खुद आपको करनी है कि आपकी क्या गलती है। कहते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति से अधिक हम अपने आप को खुद जानते हैं कि हमें क्या कमी है, हमें क्या दोष है। तो दूसरे के, जब दूसरा व्यक्ति दोषारोपण करेगा हम पर, तो हमें बहुत बुरा लगता है, परंतु जब हम अपनी गलती स्वयं ढूंढते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। तो स्वयं अपनी गलती ढूंढें कि मैंने मूल्यांकन खूब करें कि मैंने ये मॉक टेस्ट दिया है। मॉक टेस्ट करने के बाद उसके बाद उसका जो आंसर की होगी उसके साथ मैचिंग करें कि मेरे कितने प्रश्न सही हैं, इतने अंक आए, इतने अंक कम क्यों आए, कहां पर गलती रह गई। फिर उस गलती को दोबारा हमें भविष्य में दोहराना नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद आ गया समय समय पर अपने अध्ययन की रणनीति में सुधार करें। अध्ययन की रणनीति में अब देखो कि मूल्यांकन जब आपने किया, आपको पता लगा कि मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा था तो मेरी यहां पर कमी रहेगी, अब मुझे क्या करना होगा, पढ़ने का तरीका बदलना होगा, है ना। अब मान लो मैंने बता दिया 9 से 12 आपको पढ़ना है, 9 से 11 आपको पढ़ना है, और 9 से 12 आपको पढ़ना है, रात को 11 से 12 आपको इतनी भयानक वाली नींद आ रही है और आपको पता नहीं लग रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अपनी रणनीति में बदलाव, कि मुझे ये समय मेरे लिए निश्चित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, या मुझे इस समय पर पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा, तो समय में परिवर्तन करें। ठीक है। जैसे आपको लगता है, जब जो अनुकूल समय लगता है वो समय आपको निर्धारण करना है। ठीक है। परंतु ये ध्यान में रखना है कि 6 से 8 घंटे आपके होने चाहिए, 6 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी रणनीति। एचपी टेट एलटी हिंदी की परीक्षा की तैयारी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, और तैयारी के लिए रणनीति होनी आवश्यक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जब तक आपकी रणनीति आपके पास नहीं है, आपके पास आपने अपनी समय सारणी नहीं बनाई कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए अपनी रणनीति तैयार करें। पाठ्यक्रम आपके पास है, पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूं, पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। ये पाठ्यक्रम के विषय हैं, उन विषयों को फिर कैसे तैयार करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी आरंभ करें और अपने आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति करें। तो चले आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको और समय समय पर देखने को मिले। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिजनों का ध्यान रखें।